सुप्रभात बच्चों। शमशेर बहादुर सिंह आपके पाठ्यक्रम में एक कवि हैं जिनकी एक छोटी सी रचना उषा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उषा कविता पे जाने से पहले आपसे पूर्व की भांति वही आग्रह है कि आप शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय लिख लेंगे। साथ ही आपको एक फॉर्मेट जो जीवन परिचय का पहले भी आपको वीडियो भेजा था, आज भी एक वीडियो भेजा जाएगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप सारे कवियों और लेखकों का जीवन परिचय जिस भी पाठ को आपको पढ़ाया जाए उसका लिखते हुए चले जाएंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन परिचय है वो ये है, और उनकी जो रचनाएँ हैं, उनको मिलने वाले सम्मान, उनका निधन, उसका विवरण और उनका ये साहित्यिक परिचय है। साथ ही साथ ये उनकी भाषा शैली की विशेषता है। और उसके बाद में अब आपका आता है ये उनके द्वारा लिखित कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, वो उषा कविता है, उसका थोड़ा सा ये सारांश भी आपको दिया गया है। तो सारांश अभी आप ये लिख लेंगे। तो प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। खास बात इसमें ये है कि जो कविता है उनकी गांव की सुबह से जुड़ी हुई है, शहर की सुबह से जुड़ी हुई नहीं है। प्रमाण है कि वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। और ये सारी चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेंगी, किसी नगरीय सभ्यता के दर्शन नहीं हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास, भविष्य का उजाला है और है हर कालीमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो ये इस कविता का जो प्रयोगवादी कविता है उसका एक थोड़ा सा लघु सारांश था। अब सीधा हम उसके टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये वो कविता है उषा। तो चित्र आप एक बार देखिए बच्चों। सूर्योदय हो रहा है, इस चित्र के हिसाब से आप देख रहे हैं सूर्योदय हो रहा है। तो उषा यानी प्रातःकाल का वर्णन। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो अभी गीला पड़ा है, इसको ब्रैकेट में रखा गया है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो पंक्तियाँ ब्रैकेट में रखी जाती हैं, कोष्ठक में रखी जाती हैं, उनका क्या औचित्य होता है। तो ये जो पंक्तियाँ होती हैं उस कविता का सीधा सीधा हिस्सा नहीं होती, बल्कि उस कविता के भाव के विकास में सहायक पंक्तियाँ होती हैं। तो व्याख्या देखेंगे आप इसकी। प्रात नभ था बहुत नीला। प्रातः उषा काल में, सुबह के समय, सूर्योदय से पूर्व जो आसमान का रंग है वो बहुत गहरा नीला होता है, जैसे शंख यानी समंदर में पड़ा हुआ शंख जो होता है वो नीले रंग का प्रतीत होता है। वैसे ही तो उपमा दी गई है कि जैसे समंदर में पड़ा हुआ शंख नीले रंग का प्रतीत होता है, वैसे ही प्रात का जो नभ है वो भी बहुत गहरा नीला दिखाई देता है। भोर का नभ, कौन से नभ की विशेषता है ये है प्रात के नभ की। राख से लिपा हुआ चौका, और वातावरण में क्या है, कुछ ओस की बूंदें हैं, ओस के कण विद्यमान हैं जिससे थोड़ी नमी बनी हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गांव में कोई स्त्री प्रातः होते ही अपने घर का जो चौका है उसको लीप देती है और काफ़ी देर तक वो चौका गीला पड़ा रहता है। ठीक वैसे ही प्रकृति का जो चौका है अर्थात वातावरण है वो भी गीला पड़ा हुआ है ओस कणों की मौजूदगी के कारण। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो नमी से एहसास ये भी होता है कि जो महिला होती है, भोजन बनाने वाली महिला होती है, वो भोजन बनाने से पूर्व क्या होती है, जो उसके पास में मसाला पीसने की सिल होती है, उस सिलबट्टा होता है, उसको लाल केसर से धो लेती है। इसलिए धो लेती है ताकि उसको पीसने वाला जो मसाला हो पौष्टिक हो और जब वो भोजन में जाए तो खाने वाले को आनंद के साथ साथ शारीरिक बल भी प्राप्त हो। तो ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो कहाँ का है, गांव का है। इसलिए प्रश्न आता है इसमें कि ये उषा शहर की उषा है या गांव की उषा है। तो आप इसमें लिखेंगे कि वो निस्संदेह गांव की उषा है। अगला जो काव्यांश है उस पर ध्यान देंगे। तो अगले काव्यांश पे जाते हैं अब हम। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। जो गांव वाला बच्चा होता है जब वो पाठशाला जाता है तो उसके पास में लैपटॉप या टैबलेट नहीं होता, उसके पास में स्लेट होती है जिस पर वो लिखता है। और जाने से एक दिन पहले वो स्लेट को साफ़ करता है, गीले कपड़े से साफ़ करता है। लाल खड़िया का जो संदर्भ है लकड़ी की तख्ती के लिए है। तो गांव का बच्चा जब स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो लकड़ी की तख्ती लेके जाता है जिस पर वो लाल खड़िया चाक मल देता है और स्लेट लेकर के जाता है जिस पर वो स्कूल में जाने के बाद में लिख देता है।
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस गांव की प्रातः को देख करके, सुबह को देख करके, मानो कि किसी ने क्या कर दिया हो, लाल खड़िया चाक उस स्लेट पर या उस तख्ती पर मल दी हो। यानी छोटे छोटे अज्ञात हाथ हैं, नन्हे बच्चों के हाथ हैं, वो विद्यालय जाने की तैयारी जब गांव में करते हैं तो उसमें एक प्रमुख कार्य होता है तख्ती पर लाल खड़िया चाक मलना। तो इस तरह से वातावरण भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो लाल रंग का जिक्र किया है, ऊपर गहरे काले नीले रंग का जिक्र किया हुआ है, तो उसमें जो संदर्भ हैं वो अलग अलग हैं। संदर्भ ये है कि जब गहरा नीला आकाश होता है वो प्रातःकाल होता है, जब सूर्य की लालिमा अभी तक वातावरण में सम्मिलित नहीं होती। तत्पश्चात जब सूर्य की किरणें आ जाती हैं तो एक लालिमा, एक रेड ग्लो छा जाता है, और चारों ओर लालिमा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ही कवि ने लाल केसर और लाल खड़िया चाक का उपमान दिया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और फिर उसके बाद में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं। यानी जो लालिमा के रूप में था वो छिपा हुआ, सूर्य की छिपी हुई किरणें थी, लेकिन जैसे ही सूर्य और गति से आगे आता है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी जैसे ही सूर्य के सामने जाती है भौगोलिक दृष्टि से, तब वो जो रंग है वो बिल्कुल उजला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, गौर हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि नीले जल में कोई गौर वर्णा स्त्री स्नान कर रही हो और उसकी झिलमिल देह उस पानी में हिल रही हो, उसकी देह की परछाई उस पानी में हिल रही हो। तो जैसे ही सूर्य आता है, नदी में उसके किरणें टकराती हैं, तो वो किरणें जब नदी चलती है, हिलती डुलती है, तो वो किरणें भी हिलती डुलती हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई गौरवर्ण स्त्री नदी में स्नान कर रही हो और उसकी परछाई उस नदी में हिल रही हो। तो सूर्य के 3 दृश्य आपको दिखाए गए हैं। एक समय काल वो है जब सूर्य बिल्कुल उदय नहीं हुआ, लेकिन प्रातः काल का समय है। दूसरा समय वो है जब सूर्य की लाल किरणें वातावरण में आ जाती हैं, एक रेड ग्लो या लालिमा छा जाती है। और तीसरी जो स्थिति है वो ये है जब सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है। और जैसे ही सूर्य प्रत्यक्ष होता है तो जो सूर्योदय का जादू है या उषा का जो जादू है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। यानी खूबसूरती जो है वो अचानक ही समाप्त हो जाती है। तो मानो कि वो जादू अब टूटता जाता है, उषा का वो जादू अब दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कविता और प्रश्न इसमें एक बार देख लें आप। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो इसमें 3 उपमान आपके लिए आए हैं। एक तो आया है राख से लीपा हुआ चौका, दूसरा है बहुत काली सिल लाल केसर से धुली हुई, और तीसरा जो उपमान है वो किसका है, बच्चों का है जब वो अपनी स्लेट को तैयार करते हैं विद्यालय के लिए और लाल खड़िया चाक अपनी तख्ती पर मल देते हैं। तो ये 3 उपमान जो हैं वो सीधे सीधे गांव से जुड़े हुए हैं। हम नहीं कह सकते कि कविता शहर के संदर्भ में लिखी हुई है। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि नई कविता में यानी प्रयोगवादी कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को कोई ना कोई अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ उत्पन्न हुआ है। तो यह जो पंक्ति है वो कविता का सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से एक हिस्सा नहीं है, बल्कि उस कविता के विकास में अपना योगदान देती है। शेष आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।